नमस्कार सभी मित्रों को दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। और एक ऐसी क्लास में देके जा रहा हूं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। एक नजर में 10 से 15 मिनट के बीच में आप लोगों को जितने भौतिक प्रदेशों सवाल बनते हैं सबके यहां बात करने जा रहा हूं। जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को जरूर दबा देने साथियों। मजा आ जाएगा इस क्लास के बाद में, और लगता है मजा नहीं आया तो बाद में अनसब्सक्राइब कर देना। देखिए, और वरना आपको दिल से मजबूर कर दूंगा आपको क्लास को सब्सक्राइब करने का। दोस्तों, भौतिक प्रदेशों का हम लोग बात करें, राजस्थान के भौतिक प्रदेश कुल मिला के 4 भौतिक प्रदेश है। नंबर एक एक थार का मरुस्थल है, और थार का मरुस्थल है। दूसरा हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश है। तीसरा हमारा पूर्वी मैदान है, और चौथा हमारा हाड़ौती का पठार है, जिसे हम लोग दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग कहेंगे। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग कहेंगे, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के नाम से इसे ही जाना जाता है। बात क्लियर हुई। अब देखिए, ये जो हमारा पूरा का पूरा जो मरुस्थल है ये आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये आपको अरावली पर्वतमाला दिखाई दे रही है, ये आपको पूर्वी मैदान दिखाई दे रहे हैं। बात क्लियर हुई। और ये आप लोगों का हाड़ौती का पठार आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये जो आप लोगों के उत्पत्ति है, दो आप लोगों के दो तरीके से उत्पत्ति होगी। एक है गोंडवाना लैंड का अवशेष। कौन सा लैंड का अवशेष? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और एक है 33 महासागर का अवशेष। अब 33 महासागर के अवशेष हैं, उनमें महासागर है, महासागर में नदियां अपना जल लाके डालती रहेंगी। तो तय मानिए महासागर से या तो मरुस्थल बनेंगे या आप लोगों के मैदान बन सकते हैं। तो जो मैदान है, जो मरुस्थल है, वे आपका 33 महासागर का अवशेष है। इसका मतलब ये जो इलाका है पूरा का पूरा, ये इलाका, ये यहाँ आप लोगों के किसी जमाने महासागर हुआ करता था, और महासागर 33 महासागर, नदियां अपना तलछट यहाँ लाती लाती गई, जमाव होता गया और ऊंचा उठता गया, और थोड़ा धरातल ऊपर हो गया, नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया। तो थार का मरुस्थल है, ये 33 महासागर का अवशेष है, और पूर्वी मैदान है, ये भी 33 महासागर का अवशेष है। अब बात करेंगे हम लोग कि ये जो आप लोगों के पर्वतीय और पठार है, ये गोंडवाना लैंड मतलब चट्टान, कि चट्टान से चट्टानी बन सकती है, पर्वत बन सकते हैं। तो गोंडवाना लैंड के अवशेष है, ये तो हमारे पर्वत है या चट्टान है। तो अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है, और ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, देखो ये जॉइंट में है, पूरा पूरा ऐसे ऐसे जॉइंट में ये जो भाग है, ये क्या कहलाएगा आप लोगों के? तो ये हुआ गोंडवाना लैंड के अवशेष, अरावली पर्वतमाला हो गई, आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हो गया। अब देखेंगे आप लोग की बनने का क्रम। सबसे पहले हमारा पर्वतीय बने, फिर पठार बने, और फिर आपके पहले गोंडवाना लैंड के अवशेष बने, और फिर आप लोगों के अवशेष किसके बने? तो फिर अवशेष बने आप लोगों के महासागर के। तो अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, यानी सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है राजस्थान का। तो वे अरावली पर्वतमाला, उसके बाद में पठार बने, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग इसके बाद में बना है। और तीसरा भाग है जो हमारा पूरी मैदान बने। चौथा भाग है जो हमारा मरुस्थल बना है। मरुस्थल संसार का सबसे युवा मरुस्थल है, आज भी इसका प्रसार जारी है। तो ये ध्यान रखें, सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है वे थार का मरुस्थल है, और सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है वे अरावली। ऐसा आपसे सवाल बन सकता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। ये जो आपका, अगर आपसे पूछे, ये जो थार का मरुस्थल आपको दिखाई दे रहा है, ये थार के मरुस्थल में अगर हम लोग बात करें जन से, ये आप लोगों को 61.11% भाग में फैला हुआ है। और जबकि यहाँ जनसंख्या निवास करती है 40% जनसंख्या निवास करती है, और 61.11% भूभाग में ये भाग फैला हुआ है। भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से राजस्थान का जो हमारा दूसरा भौतिक प्रदेश आता है, क्या कहा मैंने? राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश आता है, वे आपका ये आता है। 23% यहाँ आप लोगों के भौतिक प्रदेश है, और 39% आपकी जनसंख्या निवास करती है। सब बातें आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा, हम लोग अरावली की बात करें, तो अरावली में 9% भौतिक प्रदेश है आप लोगों के, और 10% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पे 6.89% भौतिक प्रदेश है, और राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। इसका मतलब जनसंख्या पूछे या आप लोगों के क्षेत्रफल पूछे, दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? थार का मरुस्थल, ठीक है। चाहे क्षेत्रफल पूछे, चाहे जनसंख्या पूछे, कुछ भी पूछे, दोनों में सबसे बड़ा क्या है? थार का मरुस्थल है। अब दूसरे नंबर पे भौतिक प्रदेश क्षेत्रफल दृष्टि से पूरी मैदान हो गया। अब जनसंख्या में पूछे तो जनसंख्या में छोटा अरावली है, और भौतिक प्रदेशों में पूछे क्षेत्रफल के आधार पे तो हाड़ौती का पठार दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। 6.89% भूभाग रखता है राजस्थान का। लेकिन हम लोग बात करें जनसंख्या जो मात्र रखेगा, वे जनसंख्या कितनी रख रहा है? 11%, जबकि यहाँ जनसंख्या मात्र कितनी? 10% है। तो जनसंख्या में अरावली है, और वैसे आपसे पूछे क्षेत्रफल में तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। दोस्तों, ये आप लोगों के थार का मरुस्थल है। ये थार का मरुस्थल और ये जो अरावली है, ये आपके एक 25 सेंटीमीटर की 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, जो थार के मरुस्थल को बिल्कुल अरावली से अलग कर देती है। अब देख लो, थार का मरुस्थल यहाँ आप लोगों के
50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, यहां से इधर जाएंगे 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इधर रहेंगे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो इसे महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। और आपसे पूछा जाए कि बताइए थार के मरुस्थल अरावली को अलग कौन करता है, तो आप बताएंगे 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा करती है। इधर राजस्थान के लगभग हम लोग बात करें तो यहां आप लोगों के ये जिले, यहां से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ऐसे करके 12 जिले इसमें आते हैं। कितने जिले आते हैं? 12 जिले, मोटा मोटा हम लोग देखें 12 जिले आते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीकर, झुंझुनू, सीकर से लेके आप लोग जालोर तक चलेंगे, 9 जिले परिधि पर हो जाएंगे। जोधपुर, नागौर, और आप लोगों को उठाना है जोधपुर, नागौर, और आपको ये जिले उठाने हैं कौन से? पाली। ये आप लोगों के इसमें आ जाएंगे थार के मरुस्थल में। तो आपके सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमान, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, यानी ये आपके 9 जिले बॉर्डर से लिए, 3, ये 12 जिलों में फैला हुआ है। अब बात करें यहां आपके एक 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांट देती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार के मरुस्थल कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। तो इधर ये जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, इधर वाला भाग है ये महान मरुभूमि। इसका मतलब है कि यहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और यहां आप लोगों के 25 से 50 के बीच में होती है। तो ये आपके महान मरुभूमि हो गई। और महान मरुभूमि को हम फिर से 2 भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। तो ज्यादातर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। बालू का स्तूप आप लोगों के मुक्त युक्त प्रदेश है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। तो केवल जैसलमेर, बाड़मेर का चट्टानी इलाका है, बाकी आप लोगों को पूरा पूरा रेत के बालू का स्तूप मिलता है। तो ये आपका ये जो चट्टानी प्रदेश है ये वाला, तो ये आप लोगों के क्या है कि जैसलमेर, बाड़मेर की यहाँ अवसादी चट्टाने मिलती है ट्रेजरी युग की। तो यहाँ आप लोगों के खनिज तेल के भंडार है, ये इसी इलाके में है। बाकी रहे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, तो उसमें आपने पढ़ा है बरखान है कि बरखान अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को बरखान कहते हैं। पवन के समानांतर बनता है उसे अनुप्रस्थ कहते हैं। पवन के समकोण पर बनता है उसे अनुदैर्घ्य कहते हैं। पथरीला मरुस्थल को हम बजादा कहते हैं। रेतीला मरुस्थल को हम लोग क्या कहते हैं? रेत कहते हैं। मिश्रित मरुस्थल क्या कहते हैं? ईख कहते हैं। सब बातें आपने पढ़ी है। तो ये बालू का स्तूप क्या आ जाएगा? मुक्त प्रदेश में आ जाएगा। अब ये विभाजन कर दिया। थार का जो मरुस्थल है ये संसार का सबसे युवा मरुस्थल है और डॉक्टर ईश्वर प्रकाश ने इसे रुक्ष क्षेत्र कहा है कि सर्वाधिक हमें जो जैव विविधता मिलती है, सर्वाधिक जैव विविधता हमें यही मिलती है। मेरी बात को सुनेंगे और कानों से निकालना है, बस केवल रोकना नहीं है, रोकना है, इधर से सुन के रोक लेना है, बाकी मजा आएगा। आप लोग, मैं कह रहा हूं आप लोगों को जिंदगी बदल देगी ये सीरीज। देखिए अब हमने क्या किया, संसार का सबसे युवा मरुस्थल है यहाँ पे, ठीक है। आपके 103 प्रति वर्ग किमी यहाँ जनसंख्या घनत्व मिलता है। एक पीवड़ा नामक सरप है जो जहरीला सरप है। चंदन नलकूप है यहाँ पे, थार का घड़ा बोलते हैं उसे। सेवण घास यहाँ मिलती है आप लोगों को, लाठी श्री क्षेत्र है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क यहाँ है। ये बातें सब ध्यान में रखनी है आप लोगों को। तो ये थार का मरुस्थल हो गया, डॉक्टर ईश्वर प्रकाश ने रुक्ष क्षेत्र कहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, अर्ध शुष्क मरुस्थल को फिर से 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। एक भाग ये हो जाएगा इधर गंगानगर, हनुमानवाड़ा, और एक भाग ये हो जाएगा इधर वाला, एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा। ऐसे करके 4 भाग हो गए हमारे, ठीक है। एक भाग ये हो गया, ऐसे करके 4 भाग हो जाएंगे। तो ये भाग जो हमारा ऊपर है, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, घग्गर का मैदान कहते हैं इसे। ये इलाका कौन सा है? घग्गर का मैदान। तो इसे हम घग्गर का मैदान कहते हैं और इसे हम शेखावाटी मैदान कहेंगे, शेखावाटी का मैदान कहेंगे। इसे नागौरी उच्च भूमि कहेंगे। कौन सी भूमि? नागौरी उच्च भूमि कहेंगे। सवाल बनता है। और इसे हम गोडवाड़ा प्रदेश कहेंगे, लूणी बेसिन कहेंगे, गोडवाड़ा प्रदेश। तो ये जो आप लोगों का अर्ध शुष्क मरुस्थल है, अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी हम 4 भागों में बांट रहे हैं। अब घग्गर के मैदान में आंतरिक जल प्रवाह मिलती है, तो आंतरिक जल प्रवाह घग्गर के मैदान में मिलेगी। तो आंतरिक जल प्रवाह घग्गर के मैदान मिलती है, तो ये आप लोगों के यहाँ जो नाली बोलते हैं इसको उपजाऊ मिट्टी मिलती है, और बग्गी बोलते हैं इसको स्थानीय क्षेत्र में। तो पाकिस्तान में घग्गर नदी को अकरा बोलते हैं। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, केवल आंतरिक जल प्रवाह मिलती है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में शेखावाटी का प्रदेश है, यहाँ एक कांतली नदी बहती है और कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को हम तोरावाटी कहते हैं। क्या कहा मैंने? कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। तो कांतली नदी का बहाव क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? तोरावाटी कहेंगे। ये जो आपके चूरू जिला पड़ता है और इस इलाके में चूने की चट्टानें मिलती हैं। वे चूने की चट्टानें क्या सर्दियों में खूब ठंडी होती है और गर्मियों में खूब गर्म होती है। तो ये मानिए आप लोग कि सबसे ठंडा और गर्म जिला है राजस्थान का, वे चूरू है। सर्वाधिक जो आपका वार्षिक तापांतर मिलता है, एक वर्ष का अधिकतम तापमान, एक वर्ष का न्यूनतम तापमान, वे भी चूरू में मिलता है। तो राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू में है, ठीक है। अब बात करें हम दैनिक जैसलमेर में, यहाँ आप लोगों के रेत के इलाके हैं यहाँ पे। तो आपके जैसलमेर में रेत है, तो यहाँ दिन में खूब गर्म होती है, रात को ठंडी होती है। तो दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ मिलता है? जैसलमेर में। और डूंगरपुर में है तो वे न्यूनतम दैनिक और वार्षिक तापांतर दोनों कहाँ, न्यूनतम कहाँ मिलते हैं? डूंगरपुर में मिलते हैं। तो कांतली नदी है यहाँ पे, आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। और यहाँ पे जो आप लोगों के कुएं हैं उन्हें सर या सरोवर कहते हैं, तालाबों को आपके जोहड़ कहते हैं, चारागाह के मैदान को भीड़ कहते हैं।
भीड़ भूमि सवाई माधोपुर में, ध्यान रखना, भीड़ भूमि सवाई माधोपुर में, ये भीड़ बोला, बीड़ा पूछे तो चारागाह के मैदान कहां है, जयपुर में। नागौरी उच्च भूमि आपको पता है लवणीय कण मिलते हैं, यहाँ फ्लोराइड की मात्रा अधिक मिलती है, ठीक है, मकराना में। यहाँ पे बाका पट्टी बोलते हैं, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है जल में तो बाका कूब निकल जाए उसे बाका पट्टी बोलते हैं। यहीं पे आप लोगों के हरी मेथी यहाँ मिलती है, हरे कबूतर हैं आप लोगों के, वैसे सरिस्का में लेकिन हरे कबूतर भी देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है वे पर्वत सर नागौर है, ध्यान रखें आप लोग। गोडवाड़ा प्रदेश, ये लूनी मैदान, लूनी नदी का बेसिन क्षेत्र को हम लोग गोडवाड़ा कहते हैं। गोडवाड़ा प्रदेश का सबसे ऊंची पर्वत चोटी पश्चिमी, पूरे पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो डोरा पर्वत है। डोरा पर्वत कहाँ है, जालोर में। पूरे पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोरा पर्वत। डोरा पर्वत कहाँ है, जालोर में। आपके यहाँ रानीवाड़ा एक क्षेत्र मिलता है जालोर में, वृक्ष वहीन क्षेत्र है, आपको ध्यान रखना आप लोग। और दूसरा यहाँ पे आप लोगों के लूनी नदी है, लूनी नदी का बहवाव क्षेत्र है। हल्देश्वर महादेव मिलता है यहाँ पे, जिसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। नाकोड़ा पर्वत, यहाँ नाकोड़ा है जिसे राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। यहाँ गोलाकार पहाड़ियां जिन्हें हम छप्पन का मैदान कहते हैं, छप्पन का मैदान है, छप्पन की पहाड़ियां। मोकलसर से सिवाना तक यहाँ आप लोगों को लगभग 11 किलोमीटर लंबाई में, 1.5 किलोमीटर चौड़ाई में गोलाकार पहाड़ियां मिलती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं साहब कि ये आप लोगों के छप्पन की पहाड़ियां हैं, छप्पन का मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो ये विशेष बात ध्यान रखेंगे। अरावली, अरावली है ये आप लोगों के गुजरात से प्रारंभ होती है, अरब सागर इसका पिता कहते हैं। राजस्थान में ये सिरोही से एंट्री करती है, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, ऐसे करके अजमेर में इसका विस्तार न्यूनतम है, यानी मध्यवर्ती अरावली है, यहाँ आप लोगों के न्यूनतम विस्तार इसका अजमेर में है। और बाकी सीकर झुंझुनू से टुकड़ों के रूप में दिल्ली तक चली जाती है। तो आपके अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, उदयपुर में। जब अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में होगा तो उदयपुर हरा भरा होगा, इसका मतलब राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ होंगे, उदयपुर में। जब उदयपुर हरा भरा होगा तो हरियाली अमावस्या कहाँ होगी, उदयपुर में। जब उदयपुर हरा भरा होगा तो देशहर होगा, देशहरों की पहाड़ियां यहाँ पे है, बात क्लियर हुई, देशहरों की पहाड़ियां भी आपकी उदयपुर में है। हरा संगमरमर भी कहाँ है, उदयपुर में। तो अरावली का सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है आप लोगों के, वे कौन सा है, गुरु शिखर। ये गुरु शिखर है। और गुरु शिखर पे साथियों ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्या कहा मैंने, ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये मंदिर आपका दंतात्रेय का मंदिर है, दंतात्रेय का मंदिर है और इसकी ऊंचाई है 5 मीटर। वास्तविकता में हम लोग बात करें तो ये आप लोगों के गुरु शिखर है। गुरु शिखर को गुरु माथा कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और प्लस में हम 5 और जोड़ देंगे तो 1727 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। ये देखिए ये आपके माउंट आबू है दोस्तों, ये माउंट आबू है, देख रहे हो आप लोग, माउंट आबू है ये आप लोगों के। माउंट आबू आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित शहर है यहाँ पे। और राजस्थान का बारखू न्यास कहते हैं, ठंडा रहता है। राजस्थान का शिमला कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा अगर स्थान की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू है, ध्यान रखना आप लोग। तो माउंट आबू को हम राजस्थान का बारखू न्यास कहते हैं, रूस का सबसे ठंडा स्थल बारखू न्यास है। राजस्थान का शिमला भी हम किसे कहते हैं, सबसे आर्द्रता वाला स्थान है ये आप लोगों के। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ मिलते हैं आप लोगों के, क्योंकि यहाँ वर्षा 140 सेंटीमीटर तक हो जाती है यहाँ पे, और 48 दिन तक वर्ष में यहाँ वर्षा होती है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये अरावली हो गई। तो अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, राजस्थान में बात करें 550 किलोमीटर है, और दुनिया की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, और ये आप लोगों के दिल्ली तक जाती है, ध्यान रखें आप लोग। तो ये दक्षिणी इधर अगर इसकी लंबाई की बात करें, अच्छा सवाल बन सकता है, आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की जाएंगे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगे तो इससे सकड़ापन होता चल जाता है, और यानी चौड़ाई जो बढ़ती है उत्तर से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ आ रहा बढ़ती है, और बाकी इधर से जाएंगे तो ये क्या होती है, लंबाई इसकी बढ़ती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई 930 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी। एवरेज बात करें, मक्का मोटा अनाज की खेती होती है इसे। ये अरावली पर्वतमाला है, अरब सागरीय मानसून के समानांतर है, इस कारण कम वर्षा भी प्राप्त करती है इसके कारण। तो यहाँ खनिज देखो, राजस्थान का इसे योजना प्रदेश कहते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा जो खनिज होते हैं वे खनिज आपके इसी में होते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा खनिज इसी में होते हैं, ध्यान रखना। तो खनिजों का भंडार है, सॉरी दुनिया का नहीं, राजस्थान का, राजस्थान के खनिजों का भंडार, इसलिए इसको योजना प्रदेश हम इसे कहते हैं। तो ये आपका हो गया 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, इसे अलग करते हैं बिल्कुल। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोराम जी है 933। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो रघुनाथगढ़ है 1055 मीटर। तो आपके बीच बीच में दर्रे एवं नाल पाए जाते हैं, उन रास्तों को साथियों हम दर्रे एवं नाल कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो ये सब बातें आपको आनी चाहिए। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार है आप लोगों के सिरोही में, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। आपके दक्षिण में यहाँ मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां अजमेर में, राजस्थान की मध्यवर्ती पहाड़ियां कहते हैं, ये भी आप लोगों को साथियों पता होना चाहिए। लगभग ये
आगे बात करें पूरी मैदान में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मैदान है क्योंकि यहाँ 39% जनसंख्या है, सॉरी 23% क्षेत्र है, 39% यहाँ क्या करती है, राज्य की जनसंख्या निवास करती है। आपके यहाँ उपजाऊ मिट्टी मिलती है, कुएं नलकूपों सिंचाई होती है, गेहूं जौ वगैरह खेती होती है। पूरे मैदान को हम 4 भागों में बांटेंगे। नंबर एक यहाँ बाणगंगा नदी बहती है, बाणगंगा बेसिन हो गया, यहाँ बनास बेसिन हो गया, यहाँ चंबल बेसिन हो गया, या माही बेसिन हो गया। 4 भागों में बांटते हैं। अब माही बेसिन का मतलब नहीं माही बेसिन पूरा ले लिया हमने, नहीं, माही बेसिन पूरा नहीं लेंगे, केवल मैदानी भाग बांसवाड़ा जिला आता है, तो जो जो इनमें मैदानी भाग आता है उसे हम लोग लेंगे। तो 4 भौतिक प्रदेशों में इसको बांटा है। हाड़ौती के पठार की बात करें तो हाड़ौती का पठार आप लोगों को 6.89% क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ जनसंख्या निवास करती है 11%। ये लावा का पठार है, दक्षिण का लावा पठार कहते हैं। इधर विंध्यन कगार भूमि है जो आप लोगों के इधर से विंध्याचल पर्वतमाला आती है और इधर अरावली आती है, तो दोनों का जहां मिलन होता है यहाँ होते हैं, इस तरह ध्यान रखना। तो ये मालवा का पठार का उत्तरी भाग है, इसलिए से ऊपर माल की जागीर पढ़ते हो। ऊपर माल, माल बोलते देखो मेरू बोलते हैं, मेरू मतलब पर्वत, मरु मतलब मरुस्थल, माल का मतलब पर्वत और माल का मतलब माल का मतलब पर्वत और पठार। मेरू पर्वत, मेरू पर्वत, आपके मरु मरुस्थल, और माल का मतलब हो गया पठार और मैदान। तो ये मालवा का पठार का ही भाग है। यहाँ और चंद्राकार पहाड़ियां मिलती है जिसे मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया बन सकता है, और चंद्राकार पहाड़ियों को मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। तो यहां से अब मैं समझ लेता हूं कि आपके यहां से क्वेश्चन बच जाएंगे, उम्मीद यही है कि क्वेश्चन बच जाएंगे। मात्र मैंने आपको साथियों 10-15 मिनट के अंदर रिवीजन करवाया। आपका प्यार प्रेम बना रहना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारा परिवार का हिस्सा बनना है आप लोगों को, और आनंद लीजिए राजस्थान जीके का। धन्यवाद। राम राम साहब।